किसी सोशल ग्रुप में, मानिए 10-20 लोगों के ग्रुप में अगर ये पूछा जाए कि झूठा कौन है, तो आधे लोग कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और आधे कहेंगे राहुल गांधी। अगर फिर उनसे पूछा जाए कि इनमें से महा झूठा कौन है, तो फिर वो कहेंगे, आधे कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और आधे कहेंगे राहुल गांधी। फिर अगर पूछा जाए कि इनमें से गालीबाज कौन है, तो आधे कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, आधे कहेंगे राहुल गांधी। अगर फिर यह पूछा जाए कि इस सब से किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, दोनों ग्रुप वाले कहेंगे, ट्रंप वाले कहेंगे ट्रंप को नुकसान हो रहा, अमेरिका को नुकसान हो रहा, और राहुल गांधी वाले कहेंगे राहुल गांधी को नुकसान हो रहा और उसकी कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा, और स्थिति आ गई कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, 2019-29 तक के चुनाव तक ये पहुंचेगी नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप वाले कहेंगे कि ट्रंप को चाहिए नोबेल प्राइज, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और राहुल गांधी वाले कहेंगे उसको चाहिए प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, क्योंकि बेचारा 100 चुनाव के करीबन हार चुका है। तो दोनों का जो है उद्देश्य ही है। अब अगर ये पूछे कि कौन किसका नुकसान कर रहा है, तो ट्रंप वाले कहेंगे ट्रंप भले ही उसका कर रहा है, लेकिन वो विदेशियों का नुकसान कर रहा है, उन पर वो टैरिफ जो शुरू करी थी, टैरिफ लगा करके। और राहुल वाले कहेंगे कि राहुल गांधी जो है, ये जो 150 साल पुरानी पार्टी है, उसको खत्म कर देगा और अपने देश का नुकसान ही करेगा। अपना देश का नुकसान कर रहा है, पूरे विदेशों में भारत की जो है छवि खराब कर रहा है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। तो ये स्थिति है। तो लेकिन इन दोनों के पीछे कारण कौन है? एकमात्र व्यक्ति नरेंद्र मोदी की वजह से न ये पनप पा रहा है राहुल गांधी, और न ट्रंप का जो उसका स्वप्न था कि मैं नोबेल प्राइज दे दूंगा, नोबेल प्राइज प्राप्त करूंगा, मुझसे पहले ओबामा को मिल चुका है और मैं ऐसा हूं और महाशक्तिशाली हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, मुझे चाहिए। लेकिन दोनों के जो है मोदी ने वो रोक दिया। मोदी ने अगर कह दिया होता कि हाँ, जो सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसमें कोई भी रोक बता देते, यह ना कहते उसने हमसे कहा, लेकिन हाँ उन्होंने पाकिस्तान को कहा होगा कि भाई तुम सीज फायर करो, लेकिन मोदी इतना नहीं कर पाए, तो उसका वो खतरे में पड़ गया नोबेल प्राइज। और राहुल गांधी का तो पूरी जिंदगी निकल गई राजनीति में आने से लेकर के आज तक, जो है मोदी के सामने वो कहीं टिक नहीं पाता। और वजह भी साफ है, जो ईमानदारी की छवि क्या है, सच्चाई है, मोदी के पास है, उसके पूरे खानदान के पास नहीं है। नेहरू से लेकर के आज तक वो दिखा दे, सारे के सारे सब आरोपी हैं, जीप घोटाले से लेकर के नेशनल हेराल्ड घोटाले तक। अभी वो कह रहा था केजरीवाल, पुराना था डायलॉग, लेकिन फिर दोबारा उसने कहा इस देश के साथ धोखा हो गया है, कि सीबीआई बेकार है, ईडी बेकार है, और एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है बेकार है। 2 दिन अंदर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और 2 दिन में पता चल जाएगा किस किस ने क्या घोटाले किए। हालांकि इनका मित्र है, इंडिया अलायंस का ही वो है। लेकिन ये चीजें क्या है कि ये ऐसे कलंक इन पे लगे क्या कलंक क्या है ही है। और जितने भी सब पार्टियां सब घोटालेबाज है, जो भी इंडिया अलायंस में जो भी है सब घोटालेबाज है। तो ये कारण इन सब के पीछे मोदी है, और मोदी से जीत पाना इनके लिए असंभव है। और अब तो छोड़िए, अब ट्रंप के बाद अब आप जो चल रहा है, वोट चोरी का मामला चल रहा है, जो इन्होंने आरोप लगाए, इससे पहले ईवीएम में लगाए थे, ईवीएम में तो बहुत मात खा गए, सुप्रीम कोर्ट ने डाला, हाई कोर्ट ने तो कहा कि क्यों हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, फिर बेशम चुप हो गए। अब उन्होंने कहा क्या जनता को तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है, कैसे कहना है कि किसी तरह जो है बताया कि भाई हम इसलिए हार रहे हैं, तब वो आगे के साथ इस वजह से हार। और राहुल गांधी के लिए यह है कि उसकी पार्टी ने, उसकी माता जी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके 20-25 साल से लगातार उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न शून्य आ रहा। और शून्य जो मूल पूंजी है वो भी जा रही है। 145 साल पुरानी जो पार्टी है वो खत्म होने जा रही है। तो उनका सारा इन्वेस्टमेंट, सारी पार्टी डूब रही है सिर्फ मोदी की वजह से। क्योंकि मोदी जी को आज से नहीं, जब मोदी जी उसमें थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2002 से लेकर के आज 2025 तक, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है उनको गाली गलौज करे, लेकिन उनका बात बांका नहीं कर सके। इस बार जरूर 2024 के चुनाव में उन्होंने इतना झूठ बोला, खासकर आरक्षण वाला झूठ, संविधान वाला नहीं। संविधान वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबको पता है, लेकिन आरक्षण एक ऐसी चीज है जो एक वर्ग विशेष के लिए बड़ा वो है, सेंसिटिव मामला है,
उस वजह से इनकी सीट भले ही कम आ गई हो, अदरवाइज आज तक कभी भी इनका वो नहीं चला। चाहे कितना ही कहो कि चौकीदार ही चोर है, जैसे आजकल वोट चोरी कह रहा है, क्योंकि इससे पहले वो ईवीएम चोरी की बात कर रहे थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने लतिया दिया, जगह जगह से कई बार लतिया दिया, तो अब वो आ गए कि साहब वो ये वोट चोरी हो रही है। कैसे हो रही है? 65 लाख जो अब आप देखिएगा, इनका पाखंड देखिएगा, 65 लाख वोटर जो है बिहार के चुनाव में बाहर निकाले गए, हटा दिए गए। इतना टाइम हो गया, एक भी ये सबूत नहीं दे पाए कि गलत कोई हुआ। और जो 4-5 लोग इन्होंने खड़े किए, वो सारे के सारे झूठ निकले। अब क्योंकि वो तो झूठ प्रूफ हो गया, कितना झूठ बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदास बिल्कुल कि झूठ बोलना मेरा काम है, तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता पे फर्क पड़ रहा है, जो आखिर कोई कितनी मूर्ख क्यों ना हो। अच्छा, सीधी सी बात यह है कि लोगों ने, जिसने भी वोट दिया होगा, वो तो जानता कि मेरा वोट पड़ा, उसे तो नहीं लगा। ऐसे सारे लोगों को पता है कि मैंने वोट दिया है या नहीं दिया, जो भी है, लेकिन मेरा नाम है। जिसका नाम नहीं होगा, इतने बेवकूफ नहीं आज की जनता कि वो जो है ये करे, चुपचाप सहन कर ले, बगैर मतलब कि हल्ला हो जाता तो ये तो बड़ी बात है। तो ये चीज जो है, जनता पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अरे इन्होंने हारना बिहार चुनाव, जो इन्होंने किसको इन्वाइट किया? स्टालिन को और ये रेवंत रेड्डी को, जो उसका तेलंगाना का मुख्यमंत्री और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री। हालांकि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री तो उसी सिस्टम का है, परिवारवाद वाला है, जैसे ये तेजस्वी यादव है या जैसे अखिलेश यादव है, ऐसे वो है, ऐसे ठाकरे है, ऐसे ही सारे जो है इस टाइप के लोग हैं परिवारवाद वाले। तो इनके बीच जो है समानता दो है, एक तो ये परिवारवाद है, दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप ना हो, और आरोप भी ऐसे नहीं, सच्चे आरोप जो मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें लालू यादव को तो कई साल की, 20 साल की सजा हो रखी है। आजकल भले ही क्योंकि कोलिजियम सिस्टम कांग्रेस उसका है, तो बेल पे घूम रहा, गाली गलौज कर रहा है वो भी जो है। तो जैसे ईवीएम का जैसे वो हुआ, इनका पोल खुली, वैसे चारों ये जो वोट चोरी का जो नारा लगा रहे हैं, वो वैसे उसकी पोल खुल जाएगी। अभी राहुल गांधी कहता कि मेरे पास एक बच्चा आया, मेरे कान में कह गया कि वोट चोर कुर्सी छोड़। सच तो उसने ये कहा होगा कि अंकल आपके बराबर झूठा कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम्हें कहा है कि तुम सर्टिफाइड लायर हो। जब इसने कहा था कि चीन ने भारत की वो हड़प दी, जमीन हड़प दी, तो लेकिन आप जो ये पराकाष्ठा जो इन्होंने मोदी जी की माता जी, स्वर्गीय माता जी है, उनके खिलाफ जो कुछ कहा, जो कहने लायक नहीं है। पहले तो उन्होंने पलट गए कि नहीं ये तो बीजेपी का है, 2 दिन तक इन्होंने यही चलाया कि ये बीजेपी का ही कार्यकर्ता और उसने हमारे बीच घुसाया। लेकिन जब पता चला कि ये तो राहुल गांधी का खासम खास है, सब कुछ उसकी व्यवस्थाएं करता है, और जब राहुल गांधी स्टेज पर आ रहा था तो तब उसने ये नारे लगाए। वो ये भी नहीं कहते मेरे सामने नहीं लगाए, और अगर माना नहीं भी लगाया होता तब भी अगर गलत था तो कंडेम करता, पार्टी से निकालता, लेकिन नहीं। अब मैं बताऊं क्यों ये प्रवृत्ति हो रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने अब झूठ बोलने के अलावा दूसरा क्या किया कि अब मोदी जी को जो है गालियां देना शुरू कर दिया। नरेंद्र जो है ऐसा, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा, अमित शाह ने ऐसा कहा, ये तू तड़ाक हुई जो भाषा उतर गया, तो समझ गए जो उसके कार्यकर्ता है, जो पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा मैं, जो उसके कोर ग्रुप के हैं, वो समझ गए कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो बड़ी से बड़ी गालियां निकाल करके मोदी के खिलाफ हम आगे पार्टी में बढ़ेंगे। हालांकि पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी इस बात का कोई भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 2029 का चुनाव ये पार्टी लड़ पाएगी। या तो ये इससे पहले जेल चले जाएंगे नेशनल हेराल्ड के मामले में, या वो जो पासपोर्ट वाले मामले में, या ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो इसके खिलाफ 2-2 साल की सजाएं वो चल रही है, सजा के लिए जो है मामले चल रहे हैं अपमान करने का। जरूर नहीं कि हर कोई इसको माफ कर दे, जैसे कि इसकी आदत है कि गाली गलौज करो तो फिर माफी मांग के बाहर आ जाओ। तो ये एक उन्होंने जो कार्य करता है उसके अंदर एक चीज घुस गई। आपने देखा होगा ना इनके ये टीवी बहस में, इनके पास कुछ भी नहीं होता है किसी बात को कहने का, गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं कहते, चाहे वो सुप्रिया स्नेत्र हो, आलोक शर्मा हो, या जितने भी इनके हैं अलका लांबा, ये सब जो है। और आप देखते होंगे इसमें टीवी में, तो ये सिर्फ क्या है, कभी कोई उस सुरेंद्र राजपूत है, कभी ये उनसे भिड़ रहे हैं,
आलोक शर्मा जो है महिला एंकरों से भिड़ रहा, कभी वो उससे भिड़ रहा, अंजना ओम कश्यप से, कभी चित्रा त्रिपाठी से। और ये जो टीवी में जो गाली गलौज के जो प्रवृत्ति, जो संस्कृति जो नई आई है ना, अब वो आरजेडी वालों ने भी सीख ली। जैसे वो कंचन यादव या एक दो वो है तो गाली गलौज करने में आ जाते, उनमें से एक शायद एससी है तो उनके पास एक वो है कार्ड है, विक्टिम कार्ड, कि देखो जी हम तो वो है दलित है, और किसी ने कुछ कह दिया तो वो दलित का वो खेल लेंगे। तो ये जो गंदगी है ना, ये फैलते जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इसके प्रूफ है। आपको इनका जो आईटी सेल का हेड है पवन खेड़ा, जानते हैं ना? पवन खेड़ा ने शुरुआत करी थी, मतलब निचले ऊपर लेवल में तो पहले से बात करें, चाहे वो सोनिया गांधी ने बोला हो, मणिशंकर अय्यर ने बोला हो, कईयों ने बोला है, सब गाली गलौज करते रहते हैं। लेकिन जो ये दोयम दर्जे के जो नीचे जो चमचे टाइप के हैं, तो उसमें से जो है शुरुआत किसने करी? पवन खेड़ा ने। उसने मोदी जी के पिताजी के लिए गाली गलौज करी, और जब उसको पुलिस वो करने आई, अरेस्ट करना आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको वो दे दिया, बेल दे दी, उसको छोड़ दिया। आप सोचिए, आप कल्पना कर लीजिए किसी का भी, क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे किसी ऐसे मामले में या किसी भी मामले में हस्तक्षेप करता है अगर वो कोलिजम का प्रिय न हो? मैं हमेशा कहता हूं, कोलिजम जो है, जैसे वो कहते हैं हम निष्पक्ष न्यायपालिका, बिल्कुल नहीं है, कतई भी नहीं है। क्योंकि ये जो कोलिजम सिस्टम है ये कांग्रेस के टाइम का है। जो कांग्रेस नेता भर्ती किए थे उनका ही कोलिजम बना, और उन्होंने अपनी किस्म के लोग जो है भर्ती करने शुरू कर दिए। वही मानसिकता चल रही है। हरीश साल्वे भी ये बात कहते हैं कि सरकार भले ही इनकी रहे, मोदी जी की रहे, लेकिन सिस्टम पर इनका अधिकार रहेगा। अब ये जो वर्तमान में सीआई गवई, तो उनके पिताजी गवर्नर थे कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के गवर्नर थे। इससे पहले भी कई लोग थे, कई क्या था, ये चंद्रचूड़ थे, तो वो कांग्रेस के राज में 7 साल तक सीआई रहे, इनके वजह से बड़ा लंबा टेन्योर हुआ। तो ये जो कोलिजम सिस्टम कोई निष्पक्ष बिल्कुल नहीं है, ना इंडिपेंडेंट है, ये प्योरली जो है कांग्रेस का हुआ है सिस्टम है, ये उन्हीं के लोग हैं ये। तो पवन खेड़ा को तुरंत वो मिल गया, और पवन खेड़ा को उसके बाद आईटी सेल का हेड बना दिया गया। ये तो अब यहां से प्रेरणा मिलनी शुरू हो गई। अब जो सुप्रिया सुनीत है, तो उसके पास कुछ भी तर्क नहीं था, तर्क हो किसी के भी पास नहीं हो सकता राहुल गांधी को जस्टिफाई करने के लिए, उसकी बेवकूफी को जो है जस्टिफाई करने के लिए कोई भी तर्क नहीं दे सकता। इवन वेद व्यास में नहीं कर सकते हैं, इस बात का जो है कोई नहीं कर सकता है। तो फिर क्या बचेगा? बोलो तो ही आप टीवी बेच में जाए तो गाली गलौज कर लो, कुछ ही बोलो, सब भो करके जैसे सुप्रिया सुनीत कहते, या वही आलोक शर्मा कहता मोदी जी चाइना गए हुए हैं। उस चाइना के साथ जैसे दो साल पहले हमारा बड़ी झड़प हुई थी, 3-4 साल हो गए, 2020 में सब हुआ था। अब ये कह रहे साहब कि देखिए, जिन्होंने हमारे 20 शहीदों के साथ वो किया था, हमारे सैनिक शहीद के, आज उसके घर जा रखे। अरे लज्जाहीनो, तुमने तो MOU किया था, 45,000 किलोमीटर या 48,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने हड़पी थी तुम्हारे परनाना के टाइम पर, तुम्हारे पितृपुरुष के समय पर, और तुमने जाकर के देश को बेच करके उनसे पैसे लिया और MOU कर दिया कि सब कुछ हमारे लिए ओपन मार्केट है, आप आओ, यहाँ पे आओ और यहाँ अपना सामान बेचो, हम कुछ नहीं बनने देंगे। और तुम ज्ञान दे रहे हो। अरे ये तो देश के लिए जा रहे हैं, ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो वो थे, दोनों अलग थे। या इसी समय जो है आप देखिएगा, ये तो पॉलिटिक्स कोई स्टेगनेट चीज थोड़ी है, ये तो प्रतिपल बदलती रहती है। अगर जो ट्रंप कभी मोदी जी का मुरीद हुआ करता या भारत का बहुत मित्र हुआ करता, वो आज दुश्मन बन गया, जानी दुश्मन बन गया। और इस परिस्थिति का फायदा रूस और चीन उठा रहे हैं, वो भारत से अपने संबंध सुधार रहे हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर हमारा वो सही अगर हो जाता है, माना हमारे कुछ डिस्प्यूट कम हो जाते हैं सीमा के, और हमारी आर्थिक प्रगति बनती, जो उसने रोक दिया है ट्रंप ने, जो हमारे ट्रेड पे जो बैरियर लगाया है, अगर उसको नया मार्केट खुल रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्यों नहीं जाएंगे मोदी जी, क्यों नहीं जाएंगे चीन? और ऐसा नहीं कि वो चीन वाले हो गए, क्वाड का एक देश है, जो जापान जो है, उससे पहले वो जापान गए और तब उसके बाद चीन में गए। क्यों? क्योंकि जापान जितने भी ये हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, उसमें सबकी दुश्मनी जो है इससे है, चीन से है। तो भारत ने ये भी वो दे दिया, संकेत दे दिया कि हम चीन से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अपने मित्रों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फिलीपींस हो या वियतनाम हो, जितने भी इस एरिया में जो कंट्रीज आती जिससे इनका चीन का सीमा विवाद है, उनके खिलाफ नहीं गए। यानी हम स्वतंत्र नीति अपनाएंगे।
यानी भारत इस समय जो है दुनिया का एक उभरती महाशक्ति, जो तीसरा ध्रुव जिसे कह सकते हैं। अगर हम एक ध्रुव पाकिस्तान अमेरिका माने, एक चीन को माने, तीसरा भारत है। और अगर भारत, चीन और रूस तीनों अगर एक कुछ मामला में सहमति हो जाती है, और जो सार्क की कंट्रीज हैं, जैसे ब्राजील जैसा बड़ा देश है, तुम्हारे पास मार्केटिंग की कमी थोड़ी है। और इसी बात को लेकर के पूरे अमेरिका में उसकी आलोचना हो रही है। अमेरिकन ही करे ट्रंप की, कि इसने हमारी सारी मेहनत की कमाई जो है खत्म कर दी। हालांकि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है, स्थायी दोस्त नहीं है। इसलिए ये जो नया जो रेजिम है, उन्होंने एक तय किया है कि हम अपने सारे ऑप्शन खुले रखेंगे। अगर हम रूस से सामान खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, जेट खरीदते हैं, डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, तो हम फ्रांस से भी खरीदेंगे। हमने स्वीडन से भी खरीदा है, चाहे बोफोर्स तोप थी या जो भी था, और ये राफेल तो फ्रांस से ही हुआ। इवन अगर माना कोई चीज अगर अमेरिका से भी कोई हमारे मतलब की है तो हम लेंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का उन्होंने जरूर बात करी है। तो आप देखिएगा, ये जो कुछ गाली गलौज करे, देखिए दोनों के दोनों फेल होंगे सामने सामने। 4-5 महीने के अंदर आप देखिएगा ये सब फेल हो जाएंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था जो अभी 7.8 करीबन, जो अभी इसका जो फर्स्ट क्वार्टर का आया, ½ % गिर सकता है इस टर्म के उससे। और ऐसा नहीं है कि सरकार चुपचाप बैठी है कि ये जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उसका कहां जाएगा, उसका भी उन्होंने व्यवस्था कर रहे होंगे। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी उन्होंने जीएसटी में चेंज करने की कोशिश करी, और भी व्यवस्था करेंगे। जब ये सामने आ ही गया तो उन लोगों को देंगे, जो एक्सपोर्टर है या जो बुनकर है या कारीगर है, उनको मिलेगा। लेकिन भविष्य भारत का है, भविष्य मोदी जी का है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने डूबना है, वैसे राहुल गांधी ने डूबना है। धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें।